बीए पार्ट 2 पेपर नंबर 1 प्रशासनिक संस्थाएं। लोक प्रशासन के बीए पार्ट 2 के पेपर नंबर 1 में हम आज लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में समझेंगे। संपूर्ण विश्व में दो प्रकार के समाज पाए जाते हैं, लोकतांत्रिक समाज और समाजवादी समाज। लोकतांत्रिक समाज में शासन की शक्तियां किसी एक या वर्ग विशेष में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में होती हैं, जबकि समाजवादी समाज में समाज पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सभी शक्तियां राज्य में ही निहित होती हैं। जो राज्य है वो पावरफुल होता है उसके अंदर। लोकतंत्र में जनता के हाथ में अधिकार होते हैं और जनता पावरफुल होती है। लोकतांत्रिक समाज में व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना जाता है, जबकि समाजवादी समाज में राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना जाता है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जहां लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज दोनों के लक्षणों को अपनाया जाता है। भारत उन्हीं राष्ट्रों में से एक माना जाता है। अतः भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के अध्ययन के पूर्व दोनों प्रकार की समाज व्यवस्थाओं को और प्रशासनिक संस्थाओं की अवधारणाओं को समझना अच्छा रहेगा। प्रशासनिक संस्थाएं क्या होती हैं? प्रशासनिक संस्थाएं वे हैं जो मानव जीवन से जुड़े सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, विधिक, संवैधानिक, भौगोलिक सभी पक्षों से संबंधित संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं और इन संस्थाओं के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश के विविध क्षेत्रों में कार्यरत भी होती हैं। तो सरकारी कामकाज के संचालन हेतु गठित केंद्रीय स्तर पर या मंत्रालय या राज्य स्तर पर विभाग, संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत गठित संवैधानिक संस्थाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, विधानमंडल या संसद के अधिनियम या कानूनों के अंतर्गत गठित संस्थाएं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग, इसी प्रकार संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा लोक उपक्रमों के रूप में गठित विभिन्न लोक उद्यम जैसे रेलवे, डाकतार, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, भारत पेट्रोलियम या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आदि, ये सब ऐसी प्रकार की संस्थाएं, ये सब प्रशासनिक संस्थाएं हैं। वे अपने अपने स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह किए जाने के कारण प्रशासनिक संस्थाओं के रूप में ही इन्हें जाना जाता है। अब हम ये बात करते हैं कि प्रशासनिक संस्थाएं तो हमने अभी समझी क्या होती हैं। अब ये देखते हैं कि लोकतांत्रिक समाज क्या चीज होता है। लोकतांत्रिक समाज, देखिए डेमोक्रेसी जो वर्ड्स है वो डेमोस और क्रेशिया से बना। डेमोस मतलब लोक यानी जनता, और क्रेशिया का अर्थ है सत्ता। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलते हैं तो ये मानेंगे कि लोकतंत्र को एक ऐसी सरकार घोषित किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती है। ब्राइस ने लिखा है कि जनतंत्र शब्द हेरोडोटस के काल में एक ऐसी सरकार के अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया था जिसमें राज्य की शासकीय शक्ति किसी एक वर्ग या कुछ वर्गों में सन्निहित न होकर पूर्ण समाज में सदस्यों में निहित होती थी। अब्राहम लिंकन, अमेरिका के प्रसिद्ध अब्राहम लिंकन की परिभाषा लोकतंत्र में सर्वाग्रही अर्थ को संपूर्ण जनमानस के पूर्णतः प्रतिष्ठित कर चुकी है, जिसमें लोकतंत्र सरकार को जनता के द्वारा और जनता के लिए घोषित किया गया है। प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा उपयुक्त उल्लिखित लोकतंत्र की विभिन्न व्याख्याओं का संदर्भ यहाँ इसलिए हमने किया है ताकि इसके माध्यम से
प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल अर्थ को समझा जा सके और आत्मसात किया जा सके। सरकार और प्रशासन व्यक्ति की इस गरिमा को प्रतिष्ठा देना हेतु कानून के शासन को आधार मानते हुए अपनी शक्तियों पर संवैधानिक मर्यादाओं को स्वीकार करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के इसलिए ये अनेक आयाम स्वीकार किए जाते हैं। लोकतंत्र शासन के एक प्रकार के रूप में, समाज की एक व्यवस्था के रूप में, मानव मन की एक मनोवृत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र जहां प्रत्येक नागरिक की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करता है, वहीं जीवन के सामाजिक दर्शन के रूप में वह व्यक्ति के सामाजिक समता के आदर्श को प्रतिष्ठित करता है। प्रजातंत्र व्यक्ति की मनोवृत्ति का एक विशेष आयाम भी माना जाता है। प्रसिद्ध दार्शनिक कांट ने कहा कि मानवता के साथ प्रत्येक मामले में, चाहे तुम्हारे व्यक्तित्व की बात हो या दूसरे के व्यक्तित्व की, इस प्रकार व्यवहार करो कि वह साध्य है, ध्येय है, उसे साधन मानकर कभी व्यवहार मत करो। एक मनोवृत्ति के रूप में लोकतंत्र व्यक्ति में सहिष्णुता, भ्रातृत्व और दूसरों को आदर देने के गुणों की अपेक्षा करता है। किसी भी व्यक्ति को असामान्य मानकर उसके शोषण का प्रतिकार करता है। जिन समाजों में लोकतंत्र के मूल्यों एवं आदर्शों को अंगीकार किया जाता है, उनमें लोकतंत्र समाज कहा जाता है। एक लोकतंत्र समाज की प्रमुख विशेषताएं हम समझते हैं वह इस प्रकार है कि ऐसे समाज में सभी निर्णय पारदर्शी अर्थात खुले विचार विमर्श से लिए जाते हैं। निर्णय प्रक्रिया में संपूर्ण समाज को सहभागी बनाया जाता है। निर्णय लेने का अधिकार जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है और अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। अब ये तो था लोकतांत्रिक समाज कैसा होता है। अब हम देखते हैं समाजवादी समाज कैसा होता है। व्यक्तिवादी या हस्तक्षेपवादी राज्य की अवधारणा के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद को बढ़ावा मिला तथा निरंकुश शासन का उदय हुआ, जिसने जनता का शोषण किया। इन परिस्थितियों में नई विचारधारा को जन्म देते हुए समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। समाजवादी समाज में राज्य को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। इसमें राज्य का कार्य क्षेत्र व्यापक होता है। राज्य यानी स्टेट पावर। इस प्रकार के समाज में राज्य द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखकर समानता अर्जित करने का प्रयास किया जाता है। यानी स्टेट सब पावरफुल होगा, सारी चीजें स्टेट की होंगी, जनता का पर्सनली कुछ नहीं होगा और सभी जनता को समानता लाने का प्रयास करा जाएगा उनके अंदर। समाजवाद की अवधारणा के अंतर्गत राज्य को उन सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व दिया जाता है जो समाज की उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिए राज्य उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण रखता है। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वित्तीय संसाधन समाज के एक ही वर्ग में केंद्रित न हो जाएं। राज्य पूंजी और भूमि के अधिकार के विषय में उचित नियमों का निर्माण करता है तथा ऐसी व्यवस्था करता है कि उनके प्रयोग एवं व्यक्तियों के लाभार्थ न होकर जनसाधारण के हित में संभव हो सके। इसी प्रकार सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय व समानता के वातावरण का सृजन करना समाजवाद का लक्ष्य होता है। इस प्रकार एक समाजवादी समाज की निम्न विशेषताएं होती हैं। समाजवादी समाज में राज्य का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है, यानी राज्य सारे प्रकार के करीब करीब काम करता है, जन्म से पूर्व से लेकर के मृत्यु के पश्चात तक के कार्य। जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के काम इतने व्यापक हैं कि वो व्यक्ति जो पैदा होता है उससे पहले शुरू हो जाते हैं और व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है उसके पश्चात भी, यानी अंतिम संस्कार की क्रियाओं के लिए जगह, उनके लिए संसाधन, उसका सर्टिफिकेट बनवाना करना, ये सब चीजें, उसकी लिगेसी, उसकी हायर्स को अधिकार, ये सब चलता रहता है उसके डेथ के बाद भी। अब समाजवाद के अंदर और क्या लक्षण है? समाजवादी समाज के लक्षण: आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय व समानता लाना राज्य का मुख्य उद्देश्य होता है। सबके बीच में इक्वालिटी लाना, लोगों के बीच में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अलग बात, राज्य प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग को प्रोत्साहित करता है, यानी कंपटीशन नहीं है, सहयोग है, कोऑपरेटिव काम करेंगे हम। इसलिए उसमें समाजवादी समाज में कोऑपरेटिव्स की स्थापना को अहमियत दी गई है। कैपिटलिज्म से बिल्कुल उल्टा है। अब भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है। ये भारत के
कुछ लक्षण मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंगीकार किया है। यह सर्वविदित है, किंतु भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान के की प्रारूप रचना के समय इस तथ्य को आत्मसात कर लिया था कि इतने बड़े लोकतंत्र के निवासियों की विपन्नता की स्थिति को दूर करने के लिए हमें एक लोकतांत्रिक समाजवादी चिंतन की अपनी जीवन शैली और शासन व्यवस्था का आधार बनाना होगा। संविधान में देश के पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकृत की गई आरक्षण व्यवस्था और नीति निर्देशक तत्वों में निर्बल वर्गों के उत्थान के लिए स्वीकृत निर्देश इस समाजवादी चिंतन के आधार पर माने जाते हैं। देखिए, हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें समाजवाद की भावना आपके सामने आके खड़ी होगी। कोऑपरेशन की, बच्चों को आप इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे, कैसे समानता लाएंगे, ये सब। स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात हमारे देश की सरकार ने उस भूल का परिष्कार किया जो संविधान निर्माताओं से रह गई थी और योजनाबद्ध विकास का मार्ग स्वीकार करते हेतु 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे हमने अब नीति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया है, नाम बदल दिया है। काम योजनाएं बनाने का ही रखा गया है। हालांकि अभी हम 6 साल हो चुके हैं योजना आयोग, नीति आयोग को बने हुए 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी कोई नई योजना तो आने का कोई अभी खबर है नहीं। तो ये जो योजना आयोग हमने 1950 के अंदर बनाया था, वो संविधान के अंदर जो हमने कमी पाई कि भाई योजना प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग को आर्किटेक्चर को पूरा करने के लिए किया गया था, जो अभी आज की सरकार ने उसका नाम बदल दिया, लेकिन काम भी धीमे पड़ गया है। इसी क्रम में 1954-55 में हमारी संसद ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार करते हुए देश की सरकार को निर्देश दिए कि हमें एक समाजवादी समाज की रचना के लिए आगे बढ़ना है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की वकालत की, जो उस देश के निवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सुनिश्चित प्रयत्न कर सके। 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह अनुभव किया कि अब देश के सामने बड़ी चुनौतियां गरीबी हटाना है। सबसे बड़ी चुनौती उन्होंने बोला था उस समय, गरीबी हटाओ, इसलिए उन्होंने एक नारा दिया। देश की संसद, राजनेताओं ने तथा लोकतांत्रिक चिंतकों और मनीषियों ने स्वतंत्रता के पश्चात निरंतर समाजवादी समाज की रचना की दिशा में संकल्प को स्पष्ट अभिव्यक्ति दी है। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने इस भावना को रेखांकित करते हुए यह अनुशंसा की थी कि संविधान में समाजवादी रचना को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने के लिए इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा जाए। तो यह अनुशंसा 1976 में मूर्त रूप में 42वें संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ दिया गया इन भारत के संविधान के प्रियम्बल में। तो इस सब से हमें समझ में आता है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज है और हमारा संविधान भी अब समाजवादी समाज को उसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रयास कर रहा है। अब ये इसकी प्रकृति कैसी होती है? लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासन संस्थाओं की प्रकृति कैसी होती है? भाई, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में प्रशासन संस्थाओं का चरित्र अपेक्षा पृथक पृथक होता है। समाजवादी दर्शन में जहां समाजवाद की प्राप्ति और सर्वहारा के विजय उद्घोषण के लिए क्रांति और बंदूक की नली का सहारा लिया जाता है, वहीं समाजवाद में, भारत में अंगीकृत लोकतांत्रिक समाजवाद में नागरिकों की आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए साम्यवादी दर्शन के विपरीत एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। भाई, कम्युनिज्म में, साम्यवाद के अंदर तो वो ये लोग बोल लेते हैं कि भाई हमें जो समानता लानी है या हमें आर्थिक या जो विषमता है उनको दूर करना है, तो उसको लेते हम बंदूक भी उठाना उसको जायज माना जाता है, वायलेंस को यूज करना उसके अंदर जस्टिफाई किया गया। लेकिन हम लोकतंत्र को अंदर फॉलो करते हुए हमारे भारत के संविधान के अंदर जो हमने प्रावधान रखे हैं उसके अंदर हमने वायलेंस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया है और भारत सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए प्रेरित किया है थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, लोकतांत्रिक तरीकों से। तो समाजवाद की प्राप्ति भारत का अभिष्ट भी है, किंतु उसकी प्राप्ति का मार्ग साम्यवादी मार्ग से पूर्णतः भिन्न है। रूस और चीन में जहां क्रांति के माध्यम से, रशिया में भी रेवोल्यूशन आया था और चाइना के अंदर भी माओ के टाइम पे ये सब चीजें हुई थी, उसको हम नहीं मानते हमारे देश के अंदर कि वायलेंस को यूज किया जाए। हम लोकतंत्र रास्ता अपनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भारत के कमजोर वर्गों के उत्थान और विपन्न लोगों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए एक शांतिपूर्ण
मंथर और लोकतांत्रिक मार्ग का वर्णन किया। उक्त दोनों व्यवस्थाओं में एक स्पष्ट और सटीक अंतर है। दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं में साध्य की प्राप्ति का मार्ग अलग अलग होने के कारण प्रशासनिक संस्थाओं के चरित्र और प्रकृति में पूर्णतः पृथक दिखाई देती हैं। तो एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्था की प्रकृति निम्न विशेषताएं, हम इनको इस तरह पढ़ सकते हैं कि प्रशासनिक संस्थाओं पर शासन प्रणाली का प्रभाव होता है। यानी किसी भी देश की प्रशासनिक संस्थाएं उस देश में के राजनीतिक परिवेश से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं। यानी हमारे प्रशासनिक संस्थाएं ऐसी बनेंगी जहां उस प्रकृति उस देश के राजनीतिक प्रशासन प्रणाली से निर्धारित हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित व्यवस्थापिका और उसमें चयनित कार्यपालिका तथा स्वतंत्र न्यायपालिका को जनतंत्र की पोषक राजनीतिक संस्था माना जाता है। लोकतंत्र के संसदीय और अध्यक्षीय स्वरूप से भी प्रशासनिक संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित होता है। अमेरिका जैसी अध्यक्षीय प्रणाली के लोकतंत्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में संसदीय की तुलना में अधिक पार्थक्य पाया जाता है। भाई, हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई और लोकतंत्र को ऐसा अपनाया जो हमारे इंग्लैंड, जो हमारे पहले जो राज करते थे हम पे, उनसे मिलता जुलता हो, ना कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो हमारे यहाँ जो शासन प्रणाली है, जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो इस बात पे उस पर प्रभाव आ रहा है कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा हमने अपनाया है, हमने कौन सा रास्ता लोकतंत्र का अपनाया है, और उस प्रकार से हमारी शासन, जो हमारे प्रशासनिक संस्थाएं हैं, वो उस पे आधारित हो जाती हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका लोकतांत्रिक मूल्यों, मानदंडों और संस्थाओं की अभिरक्षा का दायित्व निभाती है। यानी हमारे यहाँ लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो लोकतांत्रिक मूल्यों और मानदंडों और संस्थाओं की अभिरक्षा करेगा। तो स्वतंत्र न्यायपालिका न केवल देश में संविधान और कानून का शासन सुनिश्चित करती है, अपितु व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को उसकी संवैधानिक मर्यादा में रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करती है। अगला हम ये बात कह सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, दलों का प्रभाव भी प्रशासनिक संस्थाओं पर पड़ता है। तो जनतंत्र के पोषण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भांति ही राजनीतिक दलों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। राजनीतिक चिंतक राजनीतिक दलों को सरकार का चतुर्थ निकाय स्वीकार करने लगे हैं। वस्तुतः राजनीतिक दलों का सरकार के गठन में प्रत्यक्ष योगदान ही नहीं रहता, अभी तो प्रशासनिक संस्थाओं के कार्य संचालन में भी उनकी निर्णायक भूमिका रहती है। अब जैसे मान लीजिए नई सरकार आई, इसने योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बना दिया, तो एक प्रशासनिक संस्था, जो हमारे प्रशासन का अंग है, एक संस्था, उसको बदलाव उसमें लाया गया। उसका हम मूल्यांकन बाद में करेंगे कि बदलाव अच्छा रहा, उसका प्रभाव क्या रहा, लेकिन हम यहाँ राजनीतिक दलों ने अपनी इच्छा से उसको बदला। तो दैनंदिन जीवन की राजनीतिक नागरिक समस्याओं की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने का कार्य राजनीतिक दल ही करते हैं, और राजनीतिक दल के अंदर जो लोग हैं वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जन आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह हम समझ पाते हैं कि प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका को मर्यादित रखने एवं उससे कर्तव्य निर्वाह के प्रति सचेष्ट बनाए रखने में राजनीतिक दलों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम अभी क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं कैसी होती हैं। तो एक लक्षण एक ये और है कि नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो गैर राजनीतिक संस्थाएं, संगठन है, उनका प्रभाव भी इन प्रशासनिक संस्थाओं पर पड़ता है। तो गैर राजनीतिक संगठन कैसे हो सकते हैं? एनजीओज हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, या जैसे प्रेस है, स्वतंत्र प्रेस, या दबाव समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जैसे डिजिटल मीडिया आजकल हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है आजकल। तो ऐसे स्वैच्छिक संगठन होते हैं, उनका अस्तित्व प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यकरण को प्रभावित करता है। देश की प्रशासनिक संस्थाएं लोक कल्याण के लिए क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही हैं, यह सब लोकतंत्र के समाचार पत्रों या श्रव्य दृश्य के आधुनिक संचार माध्यमों और आजकल सोशल मीडिया, इनके द्वारा सब पे इनकी चर्चाएं होती रहती हैं, और उसके बारे में हम अपने कमेंट्स करते हैं उससे। तो फिर ये दबाव बढ़ता है कि प्रशासनिक संस्थाओं को भी अपना जो संरचना है, या जो व्यवहार है, जो उनकी कार्य प्रक्रिया है, या जो उनका एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, या ऑब्जेक्टिव जो लक्ष्य है, उसको वो निर्धारित करें या पुनः निर्धारित करें। उसको वो चेंज भी करते हैं, ऑल्टर करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। तो उसमें प्रशासनिक संस्थाओं में नवोन्मेष आता है, इनोवेशन आता है, सुधार आता है, रिफॉर्म्स किए जाते हैं। तो जो दबाव समूह है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोशल मीडिया का आजकल बहुत बड़ा रोल है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी समाज के जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं,
उनके अंदर गैर राजनीतिक संगठनों का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इससे आगे की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।